गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन स्टोर रिटेलिंग। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिटेलिंग पढ़ा था। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ नॉन स्टोर रिटेलिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन स्टोर मतलब देयर आर नॉट शॉप्स। शॉप्स नहीं होती हैं, दुकानें नहीं होती हैं, मतलब फिजिकली। जैसे आप साबुन शैम्पू वगैरह लेने जाते हो, देयर आर सर्टेन शॉप्स, है ना, रिटेलर्स होते हैं। इवन कार लेने जाते हो आप तो उसके लिए भी शोरूम्स होते हैं। मतलब कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है जहाँ पर कस्टमर जाके ख़रीदारी करता है, ठीक है। प्लेस जो हम मार्केटिंग में 4 पीस पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, प्लेस आता है उसमें आखिरी में, वो तो यहाँ नहीं होता है। तो ये नॉन स्टोर है, तो फिर कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगी कैसे? अगर स्टोर ही नहीं है वेयर बायर्स एंड सेलर मीट्स, तो फिर वो कैसे बेचेगी? तो उसके लिए भी ऑप्शंस दिए हैं। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करके बेच रही है। वो अब भले ही उसकी शॉप पर आ जाए, उसके ऑफिस में आ जाए या फिर उसके घर आ जाए, बट एज सच कोई शॉप नहीं होती है, शोरूम नहीं होता है। सर इसका कोई एग्जांपल? हाँ बता रहा हूँ, इसमें आएगा डिटेल में। Direct marketing is defined as an interactive system of marketing which uses non-personal media of communication to make a sale at any location or secure measurable responses. जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में टेली कॉलिंग आती है। आपकी कंपनी है, आपने वहाँ टेली कॉलर्स अपॉइंट कर दिए। आजकल बहुत सी कंपनीज़ का आपने सुना होगा BPOs होते हैं, है ना। अमेज़ोन भी हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली, उसके भी कोई ऐसा शॉप नहीं होती है। इवन टेलीकॉलर्स होते हैं, कोई बैंक है वो अपनी सर्विसेज बढ़ाना चाहता है बट उसके पास में लोकेशन नहीं है, जगह नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कंपनी में टेलीकॉलर्स अपॉइंट कर लेता है। और टेलीकॉलर का यही काम होता है, दे यूज़ टू कॉल, है ना, उनको लिस्ट दे दी जाती है और उसके बाद में वो जो टेलीकॉलर्स रहती हैं उस पर कॉल करती हैं लगातार, और जो लिस्ट रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, और उसके थ्रू वो कस्टमर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, मतलब कंपनी डायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही है। यहाँ पर देयर आर नो सर्टेन शॉप्स। आप जो बता रहे थे अमेज़ोन का, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये भी उसी के एग्जांपल्स हैं कि कंपनी के इनके शोरूम्स नहीं होते हैं, ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। आप वेबसाइट लॉगिन करें, उसमें डिटेल्स देखें, आप मनचाहा प्रोडक्ट रेट वगैरह देखकर ऑर्डर करें एंड यू जस्ट गेट द प्रोडक्ट। तो ये हाँ कंपनीज नहीं खुल रही है, हाँ वो भी तो ये कर रही है, अमेजोन और इन पर सारी कर रही, कोई स्टोर ओपन नहीं कर रही, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके या तो अपनी खुद की साइट बना देते हैं, हाँ या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना चला देते हैं, उसमें काम चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है स्वयं की कंपनी को एक तो प्लेस का खर्चा नहीं करना पड़ता है ना। अगर आप मार्केट में एक शॉप लोगे तो यू नीड टू इन्वेस्ट 50 लाख 60 लाख। देन उसके अलावा आपको वहाँ सेल्स टीम बैठा के रखनी पड़ेगी, उनको आपको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, भले ही वो आपका प्रोडक्ट सेल कर पाएँ या ना कर पाएँ। दूसरा, शॉप का मेंटेनेंस आता है, ठीक है। आपने परचेस कर ली, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहा, लेकिन पानी बिजली का बिल आप दोगे, दैन उसमें टैक्स वगैरह भी आपको देना पड़ेगा, और क्या गारंटी कि वो शॉप चलेगी। इससे बेटर कंपनी ये सोचती है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने की जगह वी जस्ट अपॉइंटेड टेलीकॉलर्स या फिर वेबसाइट के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर लें। देन है डायरेक्ट सेलिंग। Direct selling, in contrast to direct marketing, which involves no personal contact with consumers. Direct selling initials some type of personal contact. This contact can be consumer home or at out of home locations such as consumer office. अब डायरेक्ट सेलिंग भी होता है, इसमें पर्सनल इंट्रैक्शन नहीं होता है, जैसे अमेज़न वगैरह है वो भी इसी के एग्जांपल है। मतलब यहाँ ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आप शॉप पर जाकर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना कंपनी आपके घर आके कर रही है। लेकिन कुछ केसेस में कंपनीज आपसे घर में आके, जैसे मैं आपको बता रहा था बीपीओस क्या होते हैं कि जो टेलीकॉलर्स है वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही हैं और आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं। या एक चैनल भी आता था होम शॉपी करके, अगर आप देखते हो तो अभी भी नापतोल भी है, होम शॉपी भी है, उसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल करो या मैसेज करो और वो प्रोडक्ट आपका बुक हो जाएगा, वो डिलीवरी आपके घर पर ही हो जाएगा। इसके अलावा वेंडिंग मशीन्स हैं, इंडिया में तो ये थोड़ी कम पॉपुलर है बट स्टिल अभी भी बहुत सी जगह वेंडिंग मशीन्स रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट्स पर लगी रहती है। आप उसका पेमेंट कर दो और वो शेल्फ में जो प्रोडक्ट है वो आपको हाथों हाथ मिल जाता है। हमारे यहाँ पर अब जैसा दिल्ली मेट्रो में जाओगे तो वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स की जो वो कैन होती है वो मिल जाती है, आप उसका जो भी प्राइस लिखा है
उतना आप उनको पे कर दो और वो आपको कर दे। इवन आप मेट्रो जाओगे तो मेट्रो में तो टिकट्स भी उसके थ्रू बुक हो जाती है। आप जो उसमें एक स्पेस रहता है वहाँ से आप नोट दे दो तो वो कंप्यूटर रहता है अंदर, वो रीड कर लेता है कितने का नोट आपने दिया। आपको यहाँ से वहाँ तक 20 रुपये लग रहे हैं, 20 का नोट दिया है, तो वो आपको फिर टिकट टोकन जो रहता है वो दे देती है। आपने 100 रुपये दिए तो 80 रुपीज़ वो रिटर्न भी करती है। तो मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटर के थ्रू रीडिंग के थ्रू, उसको वेंडिंग मशीन बोला जाता है। Vending machine represents an additional class of retail institutions. Especially vending is non-store retailing in which the consumer purchases a product through a machine. अब कंपैरेटिवली ये भी सस्ता पड़ता है हमको, है ना। एक मशीन, एक अलमीरा के साइज़ की मशीन है, वो कितनी स्पेस घेरेगी। वो आप किसी रिटेल हाउस में बात कर लोगे कि वी वांट टू इंस्टॉल द मशीन हियर, तो वो एक मिनिमम आपसे रेंट लेगा और वो आपको रखने देगा, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। मतलब देयर इज़ नो नीड ऑफ ह्यूमन, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, आपको वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है वो। देन कैटलॉग मार्केटिंग, mail orders marketing. Catalog marketing, also called the mail order business, is one of the established method of direct marketing. ख़ासतौर से ये जो कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं वो इस तरह का प्रेफर करती हैं। आई डोंट रिमेंबर, एक बहुत फेमस कंपनी, अगर आपको नाम याद हो तो, उसके बहुत सारे रहते हैं प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक के बिकते हैं। मतलब सपोज इफ़ आई एम अ मेंबर, इवन पर इसके भी चलते हैं, टपरवेयर के जो बर्तन आते हैं, है ना, टपरवेयर के, तो उसकी भी कैटलॉग आती है। आपको जौन सा परचेस करना उसके दे रहा सर्टेन शॉप्स, हाँ ऑरिफ्लेम के आते हैं, हाँ गुड कॉस्मेटिक में भी आते हैं, हाँ तो वो ऑरिफ्लेम में, हाँ उसके कैटलॉग आते हैं और उसके थ्रू आप देख सकते हो। टपरवेयर के भी आते हैं, उसके भी कैटलॉग्स आते हैं, मतलब अगेन एक बुक ही आपकी शॉप है। Then franchising is, French means privilege or freedom. Franchising refers to the methods of practicing and using another person's philosophy of business. The franchisor grants the independent operators the right to distribute its product, techniques या फिर ट्रेडमार्क। बहुत सी कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सपोज आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड आई डोंट हैव दैट मच कैलिबर कि मैं इंदौर में बिजनेस खोलूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है, तो आई विल आस्क फॉर द फ्रेंचाइजर्स। तो स्वयं ने वो टीवी में या पेपर में ऐड देख लिया आपने कि मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, आपने मुझसे कांटेक्ट करा, मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि कम से कम इस तरह की लोकेशन में होना चाहिए, इतने लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का आपका जो स्पेस है वो होना चाहिए, देन इतना स्टाफ मेंबर्स आके और मिनिमम इतना प्रॉफिट आप मुझे महीने में कमा के दें, तो वो उसको फ्रेंचाइजी बोला जाता है। मतलब आपने मेरा नाम यूज़ करा हुआ है, मेरी कंपनी का ब्रांड यू आर यूजिंग, फॉर्मूला ईच एंड एवरीथिंग विल बी माई। सर अभी जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है एमबी चाय वाले का फ्रॉड हो गया सामने आया। किसका? एमबी चाय वाले का। अच्छा क्या था उसका? सर उसने जो उसके फ्रेंचाइजी जिनको दे रहा है उनको प्रॉमिस करा है कि आपके 10,000 रुपये का महीने का होगा, आपके जो रॉ मटेरियल उसका हम सब हम प्रोवाइड कराएंगे, और सर दिन का 100 रुपये का भी नहीं हो रहा है गल्ला उनका, रॉ मटेरियल जो है वो भी टाइप का प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और इंदौर में सर 2 केस हुए हैं सर, इंदौर में पुलिस थाने की रिपोर्ट हुई है सर। रवि चौधरी में आपको जो कॉलेज में जाके उसमें कंप्लेंट आई। अच्छा, तो फ्रेंचाइजी जनरली ये भी होती है, जैसे अब मैकडोनल्ड्स तो क्या अपने स्टोर खोलता है, लेकिन फ्रेंचाइजी मतलब काफ़ी हद तक आपको फ्रीडम दे दी जाती है। फ्रेंचाइजी में आपको जनरली फ्रीडम दे दी जाती है, बहुत हद तक टर्म्स कंडीशन हमारी माननी पड़ेगी, बट स्टिल फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, और उसमें एक मिनिमम कॉस्ट जो आपकी लगती है वो भी आपकी रहेगी। कंपनी उसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेगी कि आपको आउटलेट दिलाए, आपको फर्नीचर बनवाए, मेंटेनेंस करवाए, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। देयर आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी अगर देती है कंपनी तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। अब क्या होता है, कंपनी तो एडवर्टाइजमेंट कर ही रही है अपने प्रोडक्ट का, लेकिन बीइंग अ फ्रेंचाइजर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होगा। तो मैं अपने प्रोडक्ट का तो प्रमोशन कर ही रहा हूँ मैं अपने लेवल पे, बट एज अ फ्रेंचाइजर यू आर ऑल्सो डूइंग अ प्रमोशन ऑफ माई प्रोडक्ट, तो कंपनी को डबल बेनिफिट हो जाता है। तो एडवांटेजेस देखते हैं, लो कैपिटल एंड लो रिस्क। अगर फ्रेंचाइजी वहाँ डूब भी गई तो फ्रेंचाइजर का पैसा लगा हुआ है, कंपनी को एज सच अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ा।
और कंपनी को रिस्क भी बहुत कम रहती है उसमें, क्योंकि वो भी अगर फ्रेंचाइजर है और वो शॉप खोल के बैठा है तो वो भी मेहनत करेगा, वो भी सेल्स प्रमोशन करेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। स्पीड और एक्सपेंशन भी होता है। जैसे इंडिया में अगर आपका बहुत अच्छा ब्रांड है तो आपको शायद हर शहर में 2-4 लोग मिल जाएंगे जो आपसे बोलेंगे कि हमें फ्रेंचाइजी दे दो। क्यों? बिकॉज यू हैव बिकम अ ब्रांड नाउ, और एक बार आप ब्रांड बन जाते हो तो लोग आपसे जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं। देन एक्सटेंडेड मार्केट पेनिट्रेशन, और इससे आपका मार्केट भी बहुत बढ़ता है। फिर अगर आपकी हर जगह ब्रांचेस हैं तो आपका एक ब्रांड बनता है। सपोज़ आप समर वैकेशंस में सोमनाथ गए, आपने वहाँ पर भी देखा कि एक्स नाम की कंपनी है, इसने यहाँ भी फ्रेंचाइजी दे रखी, आपने वहाँ जाके कॉफ़ी पी। सेम आप साउथ गए तो आपने वहाँ भी देख ली, नॉर्थ ईस्ट में गए वहाँ भी देख ली, तो आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी कंपनी की कि ये तो यार बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरे ऑल इंडिया में फैली हुई है। तो इस तरह से कंपनी की बहुत जल्दी मार्केट को वो कैप्चर कर सकती है। बट देयर आर सर्टन डिसएडवांटेज ऑल्सो। अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हो तो उसके नुकसान भी हैं। व्हाट आर दोज? बिजनेस कंट्रोल। आप तो दिल्ली में बैठे हो, इंदौर में आप आपने जिसको फ्रेंचाइजी दी है हो सकता है वो कुछ और भी प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे अपने यहाँ मालवा रीजन में आपने देखा होगा सांची किसी को वो दे देता है एजेंसी, है ना, फ्रेंचाइजी दे देता है, लेकिन फिर वो साइड बाय साइड दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट चिप्स भी रखने लग जाएगा, ब्रेड बिस्किट भी रखने लग जाएगा, वो बाकी सामान, और इवन हो सकता है वो सांची का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट भी रखने लग जाए। तो उसकी जो फ्रेंचाइजी वो उसको सांची के नाम पे मिली। तो कंपनी का कंट्रोल बहुत कम रहता है फ्रेंचाइजी में, क्योंकि कंपनी खुद नहीं आ सकती है तभी तो फ्रेंचाइजी दी है, और जब नहीं आ पाती है तो ये लोग उस ब्रांड का मिसयूज़ भी करते हैं। देन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। अब हालांकि फ्रेंचाइजी में जनरली जो खर्चा रहता है वो कंपनी का नहीं रहता है, जिसने एजेंसी ली है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है, उसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन नेगोशिएशन कहीं कहीं पर कंपनी को भी, क्योंकि वो फ्रेंचाइजर है तो वो तो बहुत छोटा सा बिजनेसमैन है और जो स्टार्ट कर रहा है, तो उसके सेल्स प्रमोशन के लिए, उसके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश और इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कंपनी का कुछ पैसा खर्च नहीं होगा ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपका ब्रांड बहुत अलग है तब तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो कि नहीं, आई वांट इन्वेस्ट सिंगल रुपी। लेकिन अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। एंड लोअर प्रॉफिट पोटेंशियल। और फिर क्या होता है उसमें जब प्रॉफिट होता है, एंड बिकॉज फ्रेंचाइजर इज़ योर सॉर्ट ऑफ पार्टनर, है ना, तो जब प्रॉफिट होता है तो वो भी उसमें से शेयर लेता है। इज़ नॉट ए सैलरीड एम्प्लॉय ना, कि आप उसको एक तनख्वाह दे दोगे, ऐसा नहीं होता। अगर उसको 1 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है तो जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन थी, सपोज 50-50 लाख की थी, तो वो बटेगा, तो आपका प्रॉफिट शेयर वो भी रखेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।